नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सुनो कहानी में। आज की कहानी है मेरा दुश्मन, जिसके लेखक हैं श्री कृष्ण बालदेव वैद्य जी, और आप इसे सुन रहे हैं मृत्युंजय मिश्रा की आवाज में। तो आइए सुनते हैं। वो इस समय दूसरे कमरे में बेहोश पड़ा है। आज मैंने उसकी शराब में कोई चीज मिला दी थी कि खाली शराब वो शरबत की तरह घट-घट पी जाता है और उस पर कोई खास असर नहीं होता। आंखों में लाल ढोरे से झूलने लगते हैं, माथे की शिकनें पसीने में भीग कर दमक उठती हैं, होठों का जहर और उजागर हो जाता है और बस होशो हवास बदस्तूर कायम रहते हैं। हैरान हूं कि तरकीब मुझे पहले कभी क्यों ना सूझी। शायद सूझी भी हो और मैंने कुछ सोचकर इसे दबा दिया हो। मैं हमेशा कुछ न कुछ सोचकर कई बातों को दबा जाता हूं। आज भी मुझे अंदेशा तो था कि वो पहले ही घूंट में जायका पहचान कर मेरी चोरी पकड़ लेगा, लेकिन गिलास खत्म होते होते उसकी आंखें बुझने लगी और मेरा हौसला बढ़ गया था। जी में तो आया कि उसी क्षण उसकी गर्दन मरोड़ दूं, लेकिन फिर नतीजों की कल्पना से दिल दहल कर रह गया था। मैं समझता हूं कि हर बुज़दिल आदमी की कल्पना बहुत तेज होती है, हमेशा उसे हर खतरे से बचा लेती है। फिर भी हिम्मत बांधकर मैंने एक बार सीधे उसकी ओर देखा जरूर था। इतना भी क्या कम है कि साधारण हालत में मेरी निगाहें सहमी हुई सी उसके सामने इधर उधर फड़फड़ाती रहती हैं। साधारण हालत में तो मेरी स्थिति उसके सामने बहुत असाधारण रहती है। खैर, अब उसकी आंखें बंद हो चुकी थी और सर झूल रहा था। एक और लुढ़क कर गिर जाने से पहले उसकी बाहें दो लदी हुई ढीली टहनियों की सुस्त सी उठान के साथ मेरी ओर उठ आई थी। उसे इस तरह लाचार देखकर भ्रम हुआ था कि कहीं वो दम तोड़ रहा है। लेकिन मैं जानता हूं कि वो मूजी किसी भी क्षण उछलकर खड़ा हो सकता है। होश संभालने पर वो कुछ कहेगा नहीं, उसकी ताकत उसकी खामोशी में है। बातें तो वो उस जमाने में भी बहुत कम किया करता था, लेकिन अब तो जैसे बिल्कुल गूंगा हो गया था। उसकी गूंगी अवहेलना की कल्पना मात्र से मुझे दहशत हो रही है। कहा ना कि मैं एक बुज़दिल इंसान हूं। वैसे मैं न जाने कैसे समझ बैठा था कि इतने अरसे की अलहदगी के बाद अब मैं उसका आतंक से पूरी तरह आज़ाद हो चुका हूं। इसी खुशफहमी में शायद उस रोज़ मैं उसे अपने साथ ले आया था। शायद मन में कहीं उस पर रौब गांठने, उसे नीचा दिखाने की दुराशा भी रही हो सकता है कि मैंने सोचा हो कि वो मेरी जीती जागती खूबसूरत बीवी, चहकते मटकते तंदुरुस्त बच्चों और आरास्ता पैरास्ता आलिशान कोठी को देखकर खुद ही मैदान छोड़कर भाग जाएगा और फिर हमेशा के लिए मुझे उससे निजात मिल जाएगी। शायद मैं उस पर यह साबित कर दिखाना चाहता था कि उससे पीछा छुड़ा लेने के बाद किस खुशगवार हद तक मैंने अपनी जिंदगी को संभाल लिया है, या यूं कहें कि संवार लिया है। लेकिन ये सब लंगड़े बहाने हैं। हकीकत शायद यह है कि उस रोज मैं उसे अपने साथ नहीं लाया था, बल्कि वो खुद ही मेरे साथ चला आया था। जैसे मैं उसे नहीं बल्कि वो मुझे नीचा दिखाना चाहता हो। जाहिर है कि उस समय यह बारीक बात मेरी समझ में नहीं आई होगी। अब मौके पर ठीक बात मैं कभी नहीं सोच पाता। यही तो मुसीबत है। वैसे तो मुसीबतें और भी बहुत हैं, लेकिन उन सबका जिक्र यहां बेकार होगा। खैर, माला के सामने उस रोज मैंने इस किस्म की कोई लंगड़ी सफाई पेश करने की कोशिश की थी और उस पर कोई असर नहीं हुआ था। वो उसे देखते ही बिफर उठी थी। सबसे पहले अपनी बेवकूफ़ी और सारी स्थिति का एहसास शायद मुझे उसी क्षण हुआ था। मुझे उस कमबख्त से वहीं घर से दूर उस सड़क के किनारे किसी न किसी तरह निपट लेना चाहिए था। अगर अपनी उस सहमी हुई खामोशी को तोड़कर अपनी तमाम मजबूरियां उसके सामने रख दी होती तो माला का एक खाका सा खींच दिया होता। साफ साफ उससे कह दिया होता कि देखो गुरु, मुझ पर दया करो और मेरा पीछा छोड़ दो, तो शायद वहीं हम किसी समझौते पर पहुंच जाते। और नहीं तो वो मुझे कुछ मोहलत तो दे ही देता। छूटते ही दो मोर्चों को एक साथ संभालने की दिक्कत तो पेश ना आती। यार, कुछ भी हो, मुझे उसे अपने घर नहीं लाना चाहिए था। लेकिन
अब ये सारी समझदारी बेकार थी। माला और वो एक दूसरे को यूं घूर रहे थे जैसे दो पुराने और जानी दुश्मन हो। एक क्षण के लिए मैं सोचकर आश्वस्त हुआ था कि माला सारी स्थिति खुद संभाल लेगी, और फिर दूसरे ही क्षण में माला की लानत मलामत की कल्पना कर सहम गया था। बात को मजाक में घोल देने की कोशिश में मैंने खास गिलगिले लहजे में, जो मेरे पास ऐसे नाजुक मौके के लिए सुरक्षित रहता है, कहा था, अरे डार्लिंग, जरा रास्ता तो छोड़ो, बहुत लंबी सैर से लौटे हैं, जरा बैठ जाएं तो सजा जी में आए जो दे देना। वो रास्ते से तो हट गई थी, लेकिन उसके तनाव में कोई कमी नहीं हुई थी, और ना ही उसने मुझे बैठने दिया था। साथ ही उस मुर्दार ने मेरी तरफ यूं देखा था जैसे कह रहा हो, तो तुम वाकई इस औरत के गुलाम बनकर रह गए हो। और खुद मैं उन दोनों की तरफ यूं देख रहा था जैसे एक की नजर बचाकर दूसरे की कोई साजिशी संबंध पैदा कर लेने की मुझे कोई ख्वाहिश हो। जैसे ही माला ने मौका पाया, मुझे अलग ले जाकर डांटना डपटना शुरू कर दिया। अरे मैं पूछती हूं कि ये तुम किस आवारा गर्द को पकड़कर साथ ले आए हो? जरूर कोई तुम्हारा पुराना दोस्त होगा, है ना? इतने बरस शादी को हो चले, लेकिन तुम अभी तक वैसे के वैसे ही रहे। अरे मेरे बच्चे उसे देखकर क्या कहेंगे? पड़ोसी क्या सोचेंगे? आप कुछ बोलोगे भी? मैं हैरान था कि क्या बोलूं। माला के सामने मैं बोलता कम हूं, ज्यादा समय तो तोलने में ही बीत जाता है, और फिर उसका मिजाज और बिगड़ जाता है। खैर, उसका गुस्सा हमेशा बजा होता है। हमारी कामयाब शादी की बुनियाद भी इसी पर कायम है। उसकी हर बात हमेशा सही होती है, और मैं अपनी हर गलती को चुपचाप और फौरन कबूल कर लेता हूं। ऊपर से वो कुछ भी क्यों न कहे, उसे मेरी फर्मा बरादरी पर पूरा भरोसा है। यहां फर्मा बरदारी का मतलब है आज्ञा, यानी शाही हुक्म टाइप समझ लीजिए। बीच बीच में महज मुझे खुश कर देने के ख्याल से वो इस किस्म की शिकायतें जरूर कर दिया करती है। तुम्हें न जाने हर मामूली से मामूली बात पर मेरे खिलाफ डट जाने में क्या मजा आता है। मानती हूं कि तुम मुझसे कहीं ज्यादा समझदार हो, लेकिन कभी कभी मेरी बात रखने के लिए सही, वगैरह वगैरह। मुझे उसके ये झूठे उलाहने बहुत पसंद है। गो मैं उनसे ज्यादा खुश नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी वो समझती है कि इनसे मेरा भ्रम बना रहता है, और मैं जानता हूं कि बागडोर उसी के हाथ में रहती है, और ये ठीक ही है। हां, तो माला दांत पीस कर कह रही थी, अब कुछ बोलोगे भी? मेरे बच्चे पार्क से लौटकर इस मनहूस आदमी को बैठक में देखेंगे तो क्या कहेंगे? अरे उन पर क्या असर होगा? उफ, इतना गंदा आदमी, सारा घर महक रहा है। बताओ ना, मैं अपने बच्चों से क्या कहूंगी? अब जाहिर है कि माला को कुछ भी नहीं बता सकता था, सो मैं सर झुकाए खड़ा रहा, और वो मुंह उठाए बहुत देर तक बरसती रही। भाई, वैसे यहां ये साफ कर दूं कि वो बच्चे माला अपने साथ नहीं लाई थी, वो मेरे भी उतने ही थे जितने कि उसके। लेकिन ऐसे मौके पर वो हमेशा मेरे बच्चे कहकर मुझसे उन्हें यूं अलग कर लिया करती थी जैसे कोई कीचड़ से लाल निकाल रहा हो। कभी कभी मुझे इस बात पर बहुत दुख भी होता था, लेकिन फिर ठंडे दिल से सोचने पर महसूस होता है कि शारीरिक सच्चाई कुछ भी हो, रूहानी तौर पर हमारे सभी बच्चे माला के ही हैं। उनके रंग ढंग में मेरा हिस्सा बहुत कम है, और ये ठीक ही है, क्योंकि अगर वे मुझ पर जाते तो उन्हें भी मेरी तरह सीधा होने में न जाने कितनी देर लग जाती। मैं तो इतने में ही खुश हूं कि उनका कानूनी और शायद जिस्मानी बाप हूं। उनके लिए पैसे कमाता हूं, और दिलो जान से उनकी मां की सेवा में दिन रात जुटा रहता हूं। खैर, कुछ देर यूं ही सिर नीचा किए खड़े रहने के बाद आखिर मैंने निहायत आजीजाना आवाज में कहना शुरू कर दिया था, अरे भाई, मैं तो उस कमबख्त को ठीक तरह से पहचानता भी नहीं, उससे दोस्ती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब अगर रास्ते में कोई आदमी मिल जाए तो फिर अब न जाने मेरे फिक्रे का अंत क्यों कर होता। शायद होता भी कि नहीं, लेकिन माला ने बीच में ही पांव पटक कर कह दिया, झूठ, सरासर झूठ। और ये कहकर वो अंदर चली गई, और मैं कुछ देर तक वहीं सिर नीचा किए खड़ा रहने के बाद वापस उस कमरे में लौट आया, जहां बैठा वो बीड़ी पी रहा था और मुस्कुरा रहा था, जैसे सब जानता हो कि मैं किस मरहले से गुजर कर आ रहा हूं। हाँ, तो अब हुआ दरअसल ये था कि उस शाम माला से कुछ दूर अकेला घूम आने की इजाजत मांगकर मैं यूं ही चला था
बिना मतलब घर से बाहर निकल गया था। आमतौर पर वो ऐसी इजाजतें आसानी से नहीं देती और ना ही मैं मांगने की हिम्मत कर पाता हूँ। बिना मतलब घूमना उसे बहुत बुरा लगता है। कहीं भी जाना हो, किसी से भी मिलना हो, कुछ भी करना या ना करना हो, मतलब का साफ और सही फैसला वो पहले से ही कर लेती है। ठीक ही करती है, मैं उसकी समझदारी की दाद देता हूँ भाई। वैसे घर से दूर अकेला मैं किसी मतलब से भी नहीं आ पाता। माला की सोहबत की कुछ ऐसी आदत सी पड़ गई है कि उसके बगैर सब सूना सूना सा लगता है। जब वो साथ रहती है तो किसी किस्म का कोई ऊल जलूल विचार मेरे मन में उठ नहीं पाता। हर चीज ठोस और बामतलब दिखाई देती है। अंदर की हालत ऐसी रहती है जैसे माला के हाथों सजाया हुआ कोई कमरा हो जिसमें हर चीज करीने से पड़ी हो, बेकायदगी की कोई गुंजाइश ना हो। और जब वो साथ नहीं होती तो वही होता है जो शाम हुआ, या फिर उसी किस्म का कोई और हादसा, क्योंकि उससे पहले वैसी बात कभी नहीं हुई थी। हाँ, तो उस शाम न जाने किस धुन में मैं बहुत दूर निकल गया था। आमतौर पर घर से दूर होने पर भी मैं घर ही के बारे में सोचता रहता हूँ। इसलिए नहीं कि घर में किसी किस्म की कोई परेशानी है भैया, गाड़ी न सिर्फ चल रही है बल्कि खूब चल रही है। भागदौड़ जब माला जैसी औरत के हाथ हो तो चलेगी नहीं तो और करेगी भी क्या। नहीं, घर में कोई परेशानी नहीं। अच्छी तनख्वाह, अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे, अच्छे बारसूख दोस्त, उनकी बीवियां भी खूब हट्टी कट्टी और अच्छी हैं। अच्छा सरकारी मकान है, अच्छा खुशनुमा लॉन है, पास पड़ोस भी अच्छा है। महंगाई के बावजूद दोनों वक्त अच्छा खाना, अच्छा बिस्तर और अच्छी बिस्तरी जिंदगी। भला मैं पूछता हूं कि अब इस सब के अलावा और चाहिए भी क्या एक अच्छे इंसान को। फिर भी अकेला होने पर घरेलू मामले को बार बार उलट पलट कर देखने से वैसा ही इत्मीनान मिलता है जैसा किसी भी सेहतमंद आदमी को बार बार आईने में अपनी सूरत देखकर मिलता होगा। मेरा मतलब है कि वक्त अच्छी तरह से कट जाता है, ऊब नहीं होती। यह भी माला के ही सुप्रभाव का फल है। नहीं तो एक जमाना था कि मैं हरदम ऊब का शिकार रहा करता था। हो सकता है कि उस शाम दिमाग कुछ देर के लिए उसी गुजरे हुए जमाने की ओर भटक गया हो। खैर, कुछ भी हो, मैं घर से बहुत दूर निकल गया था और फिर अचानक वो मेरे सामने आ खड़ा हुआ था। मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे मुझे अकेला देखकर घात में बैठे हुए किसी खतरनाक अजनबी ने ही मेरा रास्ता रोक लेना चाहा हो। भैया, मैं ठिठक कर रुक गया था। उसकी सूती हुई आंखों से फिसल कर मेरी निगाह उसकी मुस्कुराहट पर जा टिकी थी, जहां अब मुझे उसके साथ बिताए हुए उस सारे गर्द आलूद जमाने की एक टिमटिमाती हुई सी झलक दिखाई दे रही थी। महसूस हो रहा था कि बरसों तक रुपोश रहने के बाद फिर मुझे पकड़कर किसी के सामने पेश कर दिया गया हो। मेरा सर इस पेशी के ख्याल से दबकर झुक गया था। कुछ या शायद कितनी ही देर तक हम सड़क के उस नंगे और आवारा अंधेरे में एक दूसरे के रूबरू खड़े रहे थे। अगर कोई तीसरा उस समय देख रहा होता तो शायद समझता कि हम किसी लाश के सिराने खड़े कोई प्रार्थना कर रहे हैं या फिर एक दूसरे पर झपट पड़ने से पहले किसी मंत्र का जाप। वैसे ये सच है कि उसे पहचानते ही मैंने माला को याद करना शुरू कर दिया था। अब भला हर संकट में हमेशा उसी का नाम लेता हूं। साथ ही यहां से दुम दबाकर भाग उठने की ख्वाहिश भी मेरे मन में उठती रही थी। एक उड़ती हुई सी तमन्ना यह भी हुई थी कि वापस घर लौटने के बजाय चुपचाप उस कमबख्त के साथ हो लूं, जहां वो ले जाना चाहे चला जाऊं और माला को खबर तक न हो। इस विचार पर तब भी मैं बहुत चौंका था और अभी तक हैरान हूं, क्योंकि आखिर उसी से पीछा छुड़ाने के लिए तो मैंने माला की गोद में पनाह ली थी। अगर आज से कुछ बरस पहले मैंने उसके खिलाफ बगावत न की होती, लेकिन उस भागने को बगावत का नाम देकर मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं। मैंने तो सोचा था और मेरा मुंह शर्म के मारे जल उठा था, उस हरामजादे ने जरूर मेरी सारी परेशानी को भांप लिया होगा। उससे मेरी कोई कमजोरी छिपी नहीं और उससे भागकर माला की गोद में पनाह लेने की एक बड़ी वजह यही थी। उसकी हंसी मुझे सूखे पत्तों के हेबतनाक खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी और उस खड़खड़ाहट में उसके साए में गुजारे हुए जमाने की बेशुमार बातें आपस में टकरा रही थी। बड़ी ही मुश्किल से आंख उठाकर उसकी ओर देखा था। उसका हाथ मेरी तरफ बढ़ा हुआ था
मैं विदक कर 2 कदम पीछे हट गया था और उसकी हंसी और ऊंची हो गई थी। कसे हुए दांतों से मैंने उसकी आंखों का सामना किया था, अपना हाथ उसके खुरदरे हाथ में देते हुए और उसकी सांसों की बदबूदार हरारत अपने चेहरे पर झेलते हुए मैंने महसूस किया था जैसे इतनी मुद्दत आजाद रह लेने के बाद फिर अपने आप को उसके हवाले कर दिया हो। अजीब बात है, इस एहसास से जितनी तकलीफ मुझे होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। शायद हर भगोड़ा मुजरिम दिल से यही चाहता है कि कोई उसे पकड़ ले। घर पहुंचने तक कोई बात नहीं हुई थी। अपनी अपनी खामोशी में लिपटे हुए हम धीमे धीमे चल रहे थे, जैसे कंधों पर कोई लाश उठाए हो। हाँ तो सो जब माला की डांट टपट सुन लेने के बाद मुंह बनाए मैं वापस बैठक में लौटा तो बदजात मजे में बैठा बीड़ी पी रहा था। एक क्षण के लिए भ्रम हुआ कि जैसे वो कमरा उसी का हो। फिर कुछ संभल कर उससे नजर मिलाए बगैर मैंने कमरे की सारी खिड़कियां खोल दी, पंखे को और तेज कर दिया, एक झुंझलाई हुई ठोकर से उसके जूतों को सोफे के नीचे ढकेल दिया। रेडियो चलाना ही चाहता था कि उसकी फटी हुई हंसी सुनाई थी और मैं बेबस हो उससे दूर हटकर चुपचाप बैठ गया। जी में आया कि हाथ बांधकर उसके सामने खड़ा हो जाऊं, सारी हकीकत सुनाकर कह दूं, देखो दोस्त, मेरी हाल पर थोड़ा रहम करो यार, और माला के आने से पहले चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना देखो नतीजा बुरा होगा। लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। कहा भी होता तो सिवाय एक और जहरीली हंसी के उसने मेरी अपील का कोई जवाब न दिया होता। वो बहुत जालिम है, हर बात की तह तक पहुंचने का कायल, और भावुकता से उसे सख्त नफरत है। उसे कमरे का जायजा लेते देख मैंने दबी निगाह से उसकी ओर देखना शुरू कर दिया। टांगे समेटे वो सोफे पर बैठा हुआ एक जानवर सा दिखाई दिया। उसकी हालत बहुत खस्ता दिखाई दी, लेकिन उसकी शक्ल अब भी मुझसे कुछ कुछ मिलती थी। इस विचार से मुझे कोफ्त भी हुई और एक अजीब किस्म की खुशी भी महसूस हुई। एक जमाना था जब वही एकमात्र मेरा आदर्श हुआ करता था, जब हम दोनों घंटों एक साथ घूमा करते थे, जब हमने बार बार कई नौकरियों से एक साथ इस्तीफे दिए थे, कुछ एक से एक साथ निकाले भी गए थे, जब हम अपने आप को उन तमाम लोगों से बेहतर और ऊंचा समझते थे, जब पिटी पिटाई लकीरों पर चलते हुए अपनी सारी जिंदगी एक बदनुमा और रिवायती घरौंदे की तामीर में बर्बाद कर देते हैं, जिनके दिमाग हमेशा उस घरौंदे की चार दीवारी में कैद रहती है, जिनके दिल सिर्फ अपने बच्चों की किलकारियों पर ही झूमते हैं, जिनकी बेवकूफ बीवियां दिन रात उन्हें तिगनी का नाच नचाती हैं, और जिन्हें अपनी सफेद पोशी के अलावा और किसी बात का कोई गम नहीं होता। कुछ देर मैं उस जमाने की याद में डूबा रहा। महसूस हुआ कि जैसे वो फिर उसी दुनिया से एक पैगाम लाया हो, फिर मुझे उन्हीं रोमानी वीरानों में भटका देने की कोशिश करना चाहता हो, दिन से भागकर मैंने अपने लिए एक फूलों की सेज संवार ली है, जिस पर माला करीब हर रात मुझसे मेरी फर्मा बरदारी का सबूत तलब किया करती है, और जहां मैं बहुत सुखी हूं। वो मुस्कुरा रहा था जैसे उसने मेरे अंदर झांक लिया हो। उसे इस तरह आसानी से अपने ऊपर काबिज होते देख मैंने बात बदलने के लिए कहा, कितने रोज यहां ठहरोगे? उसकी हंसी से एक बार फिर हमारे घर की सजी संवरी फिजा दहल गई, और मुझे खतरा हुआ कि माला उसी दम वहां पहुंचकर उसका मुंह नोच लेगी। लेकिन यह खतरा इस बात का गवाह है कि इतने बरसों की दास्तान के बावजूद मैं अभी तक माला को पहचान नहीं पाया। थोड़ी ही देर में वो एक बहुत खूबसूरत साड़ी पहने मुस्कुराती इठलाती हुई हमारे सामने आ खड़ी हुई, हाथ जोड़कर बड़े दिल फरेब अंदाज में नमस्कार करती हुई बोली, नमस्कार, आप बहुत थके हुए दिखाई देते हैं। मैंने गर्म पानी रखवा दिया है, आप वॉश कर लें तो कुछ पीकर ताजा दम हो जाए। खाना तो हम लोग देर से ही खाएंगे। भैया मैं तो बहुत खुश हुआ। अब मामला ने अपने हाथ में ले लिया था और मैं यूं ही परेशान हो रहा था। मन हुआ कि उठकर माला को चूम लूं। मैंने कनखियों से उस हरामजादे की तरफ देखा। वो वाकई सहमा हुआ सा दिखाई दिया। मैंने सोचा कि अब अगर वो खुद ब खुद ही न भाग उठा
तो मैं समझूंगा कि माला की सारी समझ सीख और रंग रूप बेकार है। कितना लुत्फ आए अगर वो कमबख्त भी भाग खड़ा होने के बजाय माला के दाव में फंस जाए और फिर मैं उससे पूछूं, अब बता साले, अब बात समझ में आई? मैंने आंखें बंद कर ली और उसे माला के इर्द गिर्द नाचते हुए, उस पर फिदा होते हुए और उसके साथ लेटे हुए देखा। एक अजीब राहत का एहसास हुआ। आंखें खोली तो वो गुसल खाने में जा चुका था और माला झुकी हुई सोफे को ठीक कर रही थी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन फिर उसकी तनी हुई सूरत से घबराकर मैंने नजरें झुका ली। जाहिर था कि उसने अभी मुझे माफ नहीं किया था। जब नहाकर वो बाहर निकला तो उसने मेरे कपड़े पहने हुए थे। इस बीच माला ने बियर निकाल ली थी और उसका गिलास भरते हुए पूछ रही थी, आप खाने में मिर्च कम लेते हैं या ज्यादा? मैंने बहुत मुश्किल से हंसी पर काबू किया। उस साले को तो खाना ही कम मिलता होता, मैं सोच रहा था और माला की होशियारी पर खुश हो रहा था। कुछ देर ऐसे ही हम बैठे पीते रहे। माला उससे घुल मिलकर बातें करती रही, उससे छोटे छोटे सवाल पूछती रही। आपको ये शहर कैसा लगा? बियर ठंडी तो है ना? आप अपना सामान कहां छोड़ा? और वो बगले झांकता रहा। हमारे बच्चों ने आकर अपने अंकल को ग्रीट किया, बारी बारी उसके घुटनों पर बैठकर अपना नाम वगैरह बताया, एक दो गाने गाए और फिर गुड नाइट कहकर अपने कमरे में चले गए। माला की मीठी बातों से यूं लग रहा था जैसे हमारे अपने ही हल्के का कोई बेतकल्लुफ दोस्त कुछ दिनों के लिए हमारे पास आ ठहरा हो और उसकी बड़ी सी गाड़ी हमारे दरवाजे के सामने खड़ी हो। भाई मैं बहुत खुश था और जब माला खाना लगवाने के लिए बाहर गई तो उस शाम पहली बार मैंने बेधड़क उस कमीने की तरफ देखा। वो 3-4 गिलास बियर के पी चुका था और उसके चेहरे की जर्दी कुछ कम हो चुकी थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में माला के बाहर जाते ही फिर वही जहर और चैलेंज आ गया था और मुझे महसूस हुआ जैसे वो कह रहा हो, बीवी तुम्हारी मुझे पसंद है, लेकिन बेटे उसे खबरदार कर दो कि मैं इतना पिलपिला नहीं जितना वो समझती है। एक क्षण के लिए फिर मेरा जोश कुछ ढीला पड़ गया। लगा जैसे बात इतनी आसानी से सुलझने वाली नहीं। याद आया कि खूबसूरत और शोख औरतें उस जमाने में भी उसे बहुत पसंद थी, लेकिन उनका जादू ज्यादा देर तक नहीं चलता था। फिर भी मैंने सोचा कि बात अब मेरे हाथ से निकल गई है और सिवाय इंतजार के मैं और कुछ नहीं कर सकता था। खाना उस रोज बहुत उम्दा बना था और खाने के बाद माला खुद उसे उसके कमरे तक छोड़ने गई थी, लेकिन उस रात मेरे साथ माला ने कोई बात नहीं की। मैंने कई मजाक किए और कहा, नहा धोकर तो वो काफी अच्छा लग रहा था क्या? बहुत छेड़छाड़ की, कई कोशिशें की कि सुलहनामा हो जाए, लेकिन उसने मुझे अपने पास तो फटकने ही नहीं दिया। उस रात मुझे नींद नहीं आई, फिर भी अंदर से मुझे इत्मीनान था कि किसी न किसी तरह माला दूसरे रोज उसे भगा सकने में जरूर कामयाब हो जाएगी। लेकिन मेरा अंदाजा गलत निकला। माना कि माला बहुत चालाक है, बहुत समझदार है, बहुत मनमोहनी है, लेकिन इस हरामजादे की ढिठाई का भी कोई मुकाबला नहीं। 3 दिन तक माला उसकी खातिर और तवज्जो करती रही। मेरे कपड़ों में अब वो बिल्कुल मुझ जैसा हो गया था और नजर यूं आता था जैसे माला के 2 पति हों। भाई मैं तो सुबह सवेरे गाड़ी लेकर दफ्तर को निकल जाता था, पीछे उन दोनों में न जाने क्या बातें होती थी, लेकिन जब कभी उसे मौका मिलता वो मुझे अंदर ले जाकर डांटने लगती। अरे अब ये मुर्दार यहां से निकलेगा भी कि नहीं? जब तक ये घर में है न हम किसी को बुला सकते हैं न किसी के यहां जा सकते हैं। मेरे बच्चे कहते हैं कि इसे बात तक करने की तमीज नहीं। आखिर ये चाहता क्या है? अब मैं उसे क्या बताता कि वो क्या चाहता है। कभी कहता, अरे थोड़ा सब्र और करो, क्या पता अब सोच रहा हो जाने की। और कभी कहता, क्या बताऊं, मैं तो खुद शर्मिंदा हूं। और फिर कहता, तुमने खुद ही तो सिर पर चढ़ा लिया, अगर तुम्हारा बर्ताव रूखा होता तो। माला ने अपना बर्ताव तो नहीं बदला, लेकिन चौथे रोज अपने बच्चों सहित घर छोड़कर अपने भाई के यहां चली गई। मैंने बहुतेरा रोका, लेकिन वो मानी नहीं।
उस रोज वो कमबख्त बहुत हंसा था, जोर जोर से और बार बार। आज माला को गए 5 रोज हो गए। मैंने दफ्तर जाना छोड़ दिया है। वो फिर अपने असली रंग में आ गया है। मेरे कपड़े उतार कर उसने फिर अपना वो मैला सा कुर्ता पजामा पहन लिया है। कहता कुछ नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि क्या चाहता है। वो मौका फिर हाथ नहीं आएगा। वो चली गई है। बेहतर यही है कि उसके लौटने से पहले तुम भी यहां से भाग चलो। अरे उसकी चिंता मत करो, वो अपना इंतजाम खुद कर लेगी। और आज आखिर मैं उसे थोड़ी देर के लिए बेहोश कर देने में कामयाब हो गया हूं। अब मेरे सामने 2 रास्ते हैं। एक ये कि होश आने से पहले मैं उसे जान से मार डालूं, और दूसरा ये कि अपना जरूरी सामान बांधकर तैयार हो जाऊं, और जहां ही उसे होश आए हम दोनों फिर उसी रास्ते पर चलते हैं जिससे भागकर कुछ बरस पहले मैंने माला की गोद में पनाह ली थी। अगर माला इस समय यहां होती तो कोई तीसरा रास्ता भी निकाल लेती, लेकिन वो यहां नहीं है, और मैं ये नहीं जानता कि आखिर मैं क्या करूं। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ बताएं कि आगे आप और कौन सी कहानियां सुनना चाहते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप वही नॉवल बताएं जो कि पब्लिक डोमेन हो, और यदि हो सके तो हमारे मेंबरशिप प्लान से जरूर जुड़ें, और साथ ही साथ फॉलो करें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। धन्यवाद।